आप सभी का स्वागत है बिंदास खबरें में। आज 17 जून 2020 की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को इस वीडियो में जानेंगे। लॉकडाउन 5 और अनलॉक 1 की सभी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि ये खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट्स को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 3,44,788 पहुँच गई है। अच्छी बात यह है कि 1,81,202 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, पर दुख की बात यह है कि 9,926 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। वहीं बात करें हम विश्व के, तो विश्व में 81,56,863 नए मामले सामने आए हैं। अच्छी बात यह है कि 42,60,420 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, पर दुख की बात यह है कि 4,40,249 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। ये दोस्तों, बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, LAC पर झड़प, भारत के 3 जवान शहीद, 5 चीनी सैनिक भी ढेर। ये दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच पिछले काफी वक्त से लद्दाख में जारी विवाद अब और भी गहरा गया है। सोमवार रात को दोनों देशों की सेनाओं के बीच में झड़प हुई। इस झड़प में भारतीय सेना के अफसर के 2 जवान शहीद हो गए। ये घटना तब हुई जब सोमवार की रात गलवान घाटी के पास जब दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद सब कुछ सामान्य होने की स्थिति आगे बढ़ रही थी। बताया ये जा रहा है कि सिर्फ भारत की तरफ से ही नहीं बल्कि चीन की तरफ से भी कुछ सैनिकों को चोट पहुंची है। ये दोस्तों, आपको बता दें कि झड़प में चीन की सेना को भी नुकसान पहुंचा है। चीन की तरफ से 5 सैनिकों ने दम तोड़े हैं। हालांकि चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने इसकी पुष्टि करने से इनकार कर दिया है। दोस्तों, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो चीन ने किया है उसको उसका जवाब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। आप अपनी राय कमेंट कीजिए और हमें बताइए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और दोस्तों, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है कि आपको बता दें कि लद्दाख में LAC पर झड़प जो हुई थी, भारत के 20 जवान शहीद हो गए, परंतु चीन के भी 43 सैनिक हताहत हुए हैं। ये दोस्तों, आपको बता दें कि LAC पर सोमवार को चीन के साथ जो झड़प हुई है, भारत के 20 सैनिक शहीद हुए हैं। इससे पहले मंगलवार को दोपहर तक एक अफसर और 2 जवानों के शहीद होने की जानकारी सामने आई थी। लेकिन न्यूज एजेंसी ANI के सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया गया कि इस झड़प में 20 सैनिक शहीद हुए और बताया ये जा रहा है कि ये संख्या बढ़ भी सकती है। ये दोस्तों, आपको बता दें कि इस घटना में चीनी सेना के 43 सैनिक हताहत हुए हैं। इसमें से भी कुछ ने दम तोड़ दिए हैं और कुछ बहुत ही जख्मी हुए हैं। आपको बता दें कि सोमवार रात को दोनों ही देशों की सेनाओं के बीच में झड़प हुई थी। ये दोस्तों, आपको बता दें कि ये घटना तब हुई जब सोमवार रात को गलवान घाटी के पास दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद सब कुछ सामान्य होने की स्थिति आगे बढ़ रही थी। आपको बता दें कि इस पूरी घटना पर भारतीय सेना ने बयान जारी किया है। सेना ने कहा है कि 15 जून की रात को गलवान घाटी इलाके में झड़प हुई थी और इस घटना में 20 सैनिक शहीद हुए हैं। दोस्तों, इस समय जो चीन कर रहा है वो बिल्कुल ही गलत कर रहा है। इस समय चीन को कड़ा जवाब मिलना ही चाहिए। इस पर आप अपनी सोच कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि चीन के बहिष्कार की मुहिम शुरू, कैट ने तैयार की 500 सामानों की लिस्ट। दोस्तों, आपको बता दें कि सोमवार की रात लद्दाख में भारतीय सैनिकों पर किए गए झड़पों के बीच देश भर के व्यापारियों ने कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि चीन को सबक सिखाना ही होगा। चीन हमेशा ही भारत के खिलाफ साजिश रचता है और जब भी मौका मिलता है भारत की संप्रभुता को चुनौती देता है। यह दोस्तों, आपको बता दें कि दरअसल कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कैट ने चीन को आर्थिक चोट पहुंचाने की तैयारी कर ली है। कैट ने चीनी प्रोडक्ट्स के बहिष्कार और भारतीय सामान के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सामान हमारा अभियान की शुरुआत कर दी है। यह दोस्तों, आपको बता दें कि कैट ने मंगलवार को 500 से अधिक चीजों की एक लिस्ट तैयार की है, जिसके अंतर्गत 3000 से अधिक वो उत्पाद है जो चीन में निर्मित होकर भारत में आयात होते हैं, जिनके बहिष्कार का आह्वान कैट ने अपने अभियान के प्रथम चरण में किया है। इस चीनी उत्पादों के बहिष्कार करके कैट ने दिसंबर 2021 तक चीनी आयात में करीबन 1 लाख करोड़ रुपए की कमी लाने का लक्ष्य रखा है। यह दोस्तों, आपको बता दें कि कैट की इस सूची में रोजमर्रा में काम आने वाले वस्तुएं, खिलौने, फर्निशिंग, फैब्रिक, टेक्सटाइल, बिल्डर हार्डवेयर, फुटवेयर, गारमेंट, किचन का सामान, लगेज, हैंडबैग, कॉस्मेटिक, गिफ्ट आइटम, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन अपैरल, खाद्यान्न, घड़ियां, जेम्स एंड ज्वेलरी, वस्त्र, स्टेशनरी, कागज, घरेलू फर्नीचर, लाइटिंग, हेल्थ प्रोडक्ट्स, पैकेजिंग, ऑटो पार्ट्स, फैंक्शुई आइटम, दिवाली और होली का सामान, चश्मे, टेम्पररी मटेरियल वगैरह शामिल हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने यह भी कहा कि बहिष्कार में हर प्रकार की चीनी एप्लीकेशन भी शामिल है। जिन वस्तुओं में टेक्नोलॉजी महत्व है, फिलहाल उनको बहिष्कार में शामिल तब तक नहीं किया गया है जब तक कि इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का विकल्प भारत में विकसित नहीं हो जाता। दोस्तों, हमारा भी आपसे यही अनुरोध है कि अगर आप भी कोई भी चीनी वस्तु का उपयोग कर रहे हैं, अगर आपके लिए संभव हो तो उसे अभी से ही त्याग कीजिए। और इस पूरी खबर पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि LAC पर झड़प के बाद रक्षा मंत्री ने की CDS और सेना प्रमुखों के संग बैठक।
चीन पर उठा सकते हैं बड़ा कदम। या दोस्तों आपको बता दें कि चीनी सैनिकों के साथ LAC पर हुई झड़प को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने CDS विपिन रावत के साथ बैठक की है। इस बैठक में 3 सेनाओं के अध्यक्ष और विदेश मंत्री S जयशंकर भी मौजूद थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दी है। बताया ये जा रहा है कि इस मुद्दे पर चीन के खिलाफ भारत कोई बड़ा कदम उठा सकता है। या दोस्तों आपको बता दें कि भारत और चीन सीमा जहां पिछले 4 दशकों से सब कुछ ठीक था, वहां माहौल सोमवार को अचानक बदल गया। चीन की तरफ से लद्दाख सीमा पर दोनों सेनाओं के बीच में झड़प हुई, जिसमें कि सेना के 1 अधिकारी और 2 जवान शहीद हो गए। ऐसा करीबन 45 साल के बाद हुआ है कि भारत चीन बॉर्डर पर इस तरीके की झड़प हुई है। या दोस्तों आपको बता दें कि LAC पर झड़प को लेकर चीन के विदेश मंत्रालय ने भारतीय सेना पर सीमा पार करने का झूठा आरोप लगाया है। साथ ही चीन ने भारतीय सैनिकों को उकसाने का आरोप लगाया है। हालांकि चीन ने अपने बयान में अपना डर भी जाहिर कर दिया है। चीन को डर है कि अब भारत इस घटना के बाद कुछ बड़ी कार्रवाई न करे। ऐसे में चीन ने कहा है कि हम चाहते हैं कि भारत एक तरफा कार्रवाई न करे। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चीन कहता कुछ है और करता कुछ है। अब समय आ गया है कि चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। इस पूरी खबर पर आप अपनी राय कमेंट कीजिए और हमें बताइए। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि PM मोदी की बैठक में आज ममता के शामिल होने पर सस्पेंस, बोलने का मौका नहीं मिलने से है नाराज। ये दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बुधवार को होने वाली बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शामिल होने पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। बताया ये जा रहा है कि CM ममता इस बैठक से दूर रह सकती हैं। तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होने वाली बैठक में वक्ताओं की सूची में ममता बनर्जी का नाम नहीं है। यह दोस्तों आपको बता दें कि देश में बढ़े हुए महामारी के संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ 2 चरणों में बैठक कर रहे हैं। पहले चरण की बैठक उन्होंने मंगलवार को की, तो वहीं दूसरी बैठक बुधवार यानी कि आज 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे। अनलॉक 1 के बाद ये प्रधानमंत्री की पहली बैठक है। इससे पहले PM मोदी 5 बार मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर चुके हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि PM मोदी ने मुख्यमंत्रियों से किया संवाद, कहा कि पटरी पर लौट रही है अर्थव्यवस्था। ये दोस्तों आपको बता दें कि देश के विभिन्न राज्यों में महामारी संक्रमण और अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। ये दोस्तों आपको बता दें कि महामारी के मद्देनजर किए गए केंद्र और राज्यों के इंतजामों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जब कभी भविष्य में भारत में महामारी के मुकाबले का अध्ययन होगा तो ये दौर हमेशा इसलिए याद किया जाएगा कि कैसे इस दौरान हमने मिलकर साथ काम किया। उन्होंने कहा कि दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट, हेल्थ के जानकार भारत के लॉकडाउन और यहाँ के लोगों द्वारा दिखाए गए अनुशासन की चर्चा कर रहे हैं। आज भारत में महामारी से ठीक होने वाले लोगों का रिकवरी रेट 50% से ऊपर है। ये दोस्तों आपको बता दें कि महामारी और अर्थव्यवस्था की चर्चा करते हुए PM मोदी ने कहा कि इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हम महामारी को जितना रोक पाएंगे उतना ही हमारी अर्थव्यवस्था खुलेगी, हमारे दफ्तर खुलेंगे, मार्केट खुलेंगे, ट्रांसपोर्ट के साधन खुलेंगे और उतने ही रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। छोटे उद्योग धंधों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो छोटी फैक्ट्रियाँ हैं उन्हें गाइडेंस और हैंड होल्डिंग की जरूरत है। व्यापार और इंडस्ट्री अपनी पुरानी रफ्तार पकड़ सके, इसके लिए वैल्यू चेन पर भी हमें मिलकर काम करना होगा। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि महामारी केस बढ़ने पर चेन्नई में फिर से लॉकडाउन, दिल्ली, गुजरात समेत इन राज्यों ने किया है इनकार। ये दोस्तों आपको बता दें कि तमिलनाडु सरकार ने महामारी के बढ़ते केसों को देखते हुए राज्य के 4 जिलों में फिर से टोटल लॉकडाउन का ऐलान किया है। राज्य के चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवल्लूर और कांचीपुरम जिलों में 19 से 30 जून तक पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। इससे पहले पंजाब की कांग्रेस सरकार राज्य में लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया था। या दोस्तों आपको बता दें कि मगर कई राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने महामारी केस बढ़ने के बावजूद भी लॉकडाउन करने से इनकार किया है। इसमें दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान शामिल हैं। पंजाब में सरकार ने अभी वीकेंड और किसी भी छुट्टी वाले दिन संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया है, जिसमें कि आवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी को भी घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। यानी कि शनिवार और रविवार को पंजाब में पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। मिजोरम में भी 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। दोस्तों हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप किस राज्य में रहते हैं, क्या आपके राज्य में भी लॉकडाउन लगा हुआ है? नाम के साथ अपने राज्य का नाम लिखकर कमेंट जरूर कीजिए। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि कांग्रेस ने कहा कि लद्दाख की घटना अस्वीकार्य, पार्टियों और देश को विश्वास में ले सरकार। ये दोस्तों आपको बता दें कि सुरजेवाला ने कहा कि भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता से कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। पिछले 5 दशकों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एक भी दुर्घटना या भारत चीन सीमा पर हमारे सैनिक शहीद नहीं हुए थे। चीनी सेना के हाथों भारतीय सेना के 1 अधिकारी और 2 सैनिकों की शहादत पूरी तरह से अप्रत्याशित और अस्वीकार्य है। ये दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता ने सवाल किया कि यदि ये सच है तो प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। उन्होंने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री इस बात पर राष्ट्र को विश्वास में लेंगे कि हमारे अधिकारी और सैनिक ऐसे समय में कैसे शहीद हो सकते हैं, जबकि चीनी सेना ग्वाला घाटी में हमारे क्षेत्र में कब्जा छोड़कर कथित तौर पर वापस जा रही थी। केंद्र सरकार बताए कि हमारे उच्च सेना अधिकारी और सैनिक कैसे और किन
परिस्थितियों में शहीद हुए। दोस्तों, हमारे देश में जो इस समय हालात हैं उसको देखते हुए क्या राजनीतिक पार्टियों को एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि 26 सितंबर से खेला जा सकता है IPL 2020, BCCI कर रही है तैयारी। ये दोस्तों, आपको बता दें कि IPL 2020 यानी कि इंडियन प्रीमियम लीग को लेकर ऐसी खबरें आ रही हैं कि BCCI इस लीग को 26 सितंबर से कराने की योजना बना रही है। हाल ही में बोर्ड के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने साफ किया था कि वो किसी भी कीमत पर इस लीग को कराने के लिए प्रतिबद्ध है और इसे बिना दर्शकों के भी कराया जा सकता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने भी मंगलवार को साफ कर दिया कि T20 वर्ल्ड कप 2020 का आयोजन इस साल अवास्तविक लग रहा है। ये दोस्तों, आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक IPL 2020 का आयोजन सितंबर के आखिर से नवंबर के शुरुआत तक किया जा सकता है। उम्मीद ये की जा रही है कि इसका आयोजन 26 सितंबर से होगा और इसे 8 नवंबर तक किया जा सकता है। ये तारीख ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के संभावित स्थगित या रद्द होने के अधीन है। सितंबर में शुरू होने वाले IPL के ज्यादातर मैच साउथ इंडिया में खेले जाएंगे क्योंकि मानसून उस हिस्से में उस समय ज्यादा गंभीर नहीं होगा। दोस्तों, क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये एक अच्छी खबर है। दोस्तों, हम आपसे जानना चाहते कि आप क्या चाहते कि IPL 2020 का आयोजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि योगी सरकार का फैसला, बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन चलाने पर अब 1000 रुपए का चालान। ये दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन चलाना अब और भारी पड़ने वाला है। राज्य सरकार ने चालान की राशि बढ़ा दी है। सूबे में पहले बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन चलाने पर 500 रुपए का जुर्माना लगता था, इसे बढ़ाकर अब 1000 रुपए कर दिया गया है। या दोस्तों, आपको बता दें कि वहीं फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस को रास्ता न देने पर 10,000 रुपए का चालान होगा। इसके अलावा वाहन को गलत ढंग से मॉडिफाई कराकर बेचने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना होगा। पार्किंग का दोबारा उल्लंघन करने पर 1500 रुपए का फाइन देना होगा। आपको बता दें कि पहले पार्किंग के नियम का उल्लंघन करने पर पहली बार में 500 रुपए और दोबारा उल्लंघन करने पर 1000 रुपए जुर्माना लगता था, अब ये बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया गया है। ये दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि कांग्रेस को बड़ा झटका, 300 कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल। पूर्व मंत्री बोले जनता ने तो कुछ और ही मन बना लिया। ये दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव और उपचुनाव से पहले दल बदल का दौर जारी है। बदनावर से कांग्रेस के 300 कार्यकर्ता भाजपा की सदस्यता लेने भाजपा प्रदेश कार्यालय में पहुंचे। दोस्तों, आपको बता दें कि राज्यसभा और विधानसभा चुनाव से पहले अशोकनगर और सागर के बाद अब बीजेपी ने धार के बदनावर से कांग्रेस को तगड़ा झटका दिया है। वहीं पूर्व की कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे उमंग सिंघार ने तंज कसते हुए कहा कि भले ही 300 कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन बदनावर से जीत तो कांग्रेस की ही होगी। ये दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि मानसिक बीमारी के लिए बीमा कवर क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और IRDA से मांगा जवाब। ये दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मानसिक स्वास्थ्य कानून के समता के अधिकार और भेदभाव नहीं करने संबंधी प्रावधानों के कथित उल्लंघन को लेकर दायर याचिका पर मंगलवार को केंद्र और बीमा विनायक विकास प्राधिकरण को नोटिस जारी किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान ये नोटिस जारी किया गया। पीठ ने केंद्र और एडा से याचिका में उठाए गए बिंदुओं पर जवाब मांगा है। यह याचिका अधिवक्ता गौरव कुमार बंसल ने दायर की है। ये दोस्तों, आपको बता दें कि गौरव बंसल ने खुद ही बहस करते हुए पीठ से कहा कि मानसिक स्वास्थ्य कानून 2017 की धारा 21 के 4 में ये प्रावधान है कि बीमा पॉलिसी में मानसिक रोग को शामिल किया जाएगा, लेकिन अभी तक एडा के लाल फीताशाही रवैये की वजह से इस प्रावधान पर अमल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि एडा मानसिक स्वास्थ्य कानून 2017 की धारा 21 के 4 पर अमल करने के लिए बीमा कंपनियों को नहीं कह रहा और इस वजह से मानसिक रोग से जूझ रहे व्यक्तियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि ICICI लोम्बार्ड ने दी बीमा धारकों को राहत, घर पर इलाज कराने पर भी मिलेगा इंश्योरेंस कवर का फायदा। ये दोस्तों, आपको बता दें कि ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने महामारी को ध्यान में रखते हुए अपने ग्राहकों को कई तरह की सुविधाएं दी है। इसके तहत अब बीमा धारक अगर अस्पताल की जगह घर पर ही अपना इलाज कराता है तो इसका खर्च भी इंश्योरेंस में कवर होगा। इससे ऐसे ग्राहकों को बहुत लाभ होगा जो किसी बीमारी के लिए अस्पताल के बजाय अपने घर पर सुरक्षित माहौल में इलाज करवाना चाहते हैं। ये दोस्तों, आपको बता दें कि अब महामारी संबंधी इनविटेशन क्लेम के लिए नई पॉलिसियों पर वेटिंग पीरियड को घटाकर 15 दिन कर दिया गया है। इससे पहले ये 30 दिन थी। अच्छी बात यह है कि वेटिंग पीरियड में कमी के लिए प्रीमियम में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। ये सभी हेल्थ पॉलिसियों पर लागू होगा। ये दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि मांझी के नए पैतरे से बिहार की सियासत में हलचल, एनडीए को राहत तो महागठबंधन में आफत। ये दोस्तों, आपको बता दें कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का मुक्त चिंतन उनके अपने और पराये दोनों के लिए हैरत में डाल रहा है। एनडीए विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गया है। उधर एनडीए को पराजित करने के लिए मैदान में उतरने से पहले महागठबंधन के दल एक दूसरे को किनारे करने में लग गए हैं। मांझी की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। वे एक ही समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं और उधर भाजपा पर हमलावर भी हैं। राजद को धमकी दे रहे हैं। बीते 5 साल में उनका राजनीतिक स्टैंड कई बार बदला,
लिहाजा तय नहीं हो पा रहा है कि विधानसभा चुनाव में मांझी की नाव किस घाट लगेगी। दोस्तों आपको बता दें कि मांझी सहज हैं, सपाट बोलते हैं, सच कहें तो महागठबंधन के गैर राजद दलों की छटपटाहट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बाकी दलों को राजद से मोल भाव करने में संकोच होता है। सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की राज्य इकाई सीधे हाथ खींच लेती, लेकिन फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश साहनी भी स्थिर नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि उधर उपेंद्र कुशवाहा खामोश रहकर इस उठापटक में अपनी बेहतर संभावना देख रहे हैं। सबके दिल की इच्छा जाहिर करने का जिम्मा मांझी पर आ गया है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।